मगध का उत्कर्ष इस द्वितीय वीडियो में आपका स्वागत है। इस द्वितीय क्लास में हम शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अगला जो वीडियो होगा मौर्य वंश संबंधित होगा। इसमें पिछली वीडियो हमने देखा हर्यक वंश के बारे में और मगध के उत्कर्ष के बारे में, कौन सी परिस्थितियाँ जिम्मेदार थी मगध के उत्कर्ष के लिए। और इसमें पहले शिशुनाग वंश, हम जानते हैं कि जो अंतिम शासक थे हर्यक वंश के, उसमें 3 थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक को दर्शक भी कहा गया है। उसमें इनको पितृहंता वंश ही कहा गया है इस पूरे वंश को, क्योंकि सबको पितृहंता, इसमें हर व्यक्ति ने पिता की मार करके हत्या करके जो है सिंहासन प्राप्त किया था। तो इससे ऊब करके जनता ने एक अमात्य जो था शिशुनाग, उसको शासक बनाया। और शिशुनाग जब शासक बना तो उसी के नाम से जो वंश बना वो शैशुनाग वंश बना। शिशुनाग के नाम से ही शैशुनाग वंश बना। जो शिशुनाग था उसने 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसका नाम था शिशुनाग। और इसने जो वंश स्थापित किया शैशुनाग, शैशुनाग वंश की स्थापना की। इसके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी, अभी तक जो नहीं हुई थी, हर्यक वंश के फलस्वरूप ये साम्राज्यवादी शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, इसके बाद के शासकों ने अवंती से इनका वत्स से मैत्री संबंध हो गया था। काशी पर अधिकार हो गया था। लिच्छवियों पर अजातशत्रु ने विजय प्राप्त कर ली थी, वैशाली जीत लिया था उन्होंने। लेकिन अवंती भी एक शक्तिशाली राज्य था और शिशुनाग ने अवंती राज्य को जीत लिया। अब अवंती के जीतने से जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, सबसे बड़ा फायदा हुआ व्यापार वाणिज्य का हुआ। जैसे पाटलिपुत्र या मगध कह लीजिए, मगध से अवंती का जो आश्रित राज्य था वो था वत्स। अवंती का आश्रित राज्य वत्स था। तो इससे शिशुनाग को अवंती भी मिले और वत्स भी मिले, दोनों राज्य मिल गए। वत्स मतलब, अवंती मतलब ये है कि उज्जैन, वर्तमान उज्जैन वाला जो क्षेत्र है, मालवा वाला क्षेत्र जो है, या पश्चिमी मध्य प्रदेश कह सकते हैं वर्तमान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र मिला। और उसके बाद उसके पहले वाला जो राज्य था उससे जो सीमा सटी हुई थी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, या इलाहाबाद को केंद्र मान लिया जाए, कौशाम्बी इलाहाबाद, तो ये जो राज्य था वत्स, इसे कहते थे। तो वत्स और अवंती, इन दोनों की सीमाएं सेम थी, इन दोनों की सीमाएं लगी हुई थी। तो वत्स इनका आश्रित राज्य था, तो अवंती और वत्स दोनों मिल गए। अब मगध से वत्स मतलब आधुनिक पटना, अगर सीधा मोटा एक अनुमान लगाया जाए तो आधुनिक पटना से इलाहाबाद, इलाहाबाद से उज्जैन या मालवा, और उससे गुजरात, ये सटे हुए थे। ये पूरा रूट इनको मिल गया। ये पूरा रूट मगध से गुजरात तक का रूट मिल गया। हम जानते हैं गुजरात के तट समुद्र से लगे हुए हैं, जहाँ से प्राचीन काल से ही पश्चिमी देशों से व्यापार होता आया है। और गुजरात का भड़ौच बंदरगाह, तक इनकी पहुंच हो गई मगध के शासकों की। इससे पश्चिम के व्यापार वाणिज्य का लाभ इनको प्राप्त होने लगा। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और इससे जो एक रूट डेवलप हुआ, जैसे यहाँ से श्रावस्ती से राजगीर तक जाने का मार्ग, या श्रावस्ती से फिर आगे काशी होते हुए, वत्स होते हुए अवंती या मालवा क्षेत्र, मालवा हम जानते हैं, मालवा और ये सब उपजाऊ क्षेत्र थे। अवंती मालवा होते हुए भड़ौच तक का क्षेत्र, ये व्यापार वाणिज्य के लिए पूरा मार्ग इनका खुल गया। और 2 क्षेत्र जो हमेशा इनके शक्तिशाली थे, अवंती इसलिए शक्तिशाली था कि अवंती पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक व्यापक मध्य प्रदेश में स्थित था। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो खानें थी लोहे की,
ये इनको प्राप्त हो रही थी। यहाँ से इनको लोहा प्राप्त हो रहा था, इससे कृषि और युद्ध दोनों के हथियारों की सुगमता थी इनके पास, और अन्य बहुमूल्य खाने थी, और पश्चिम के व्यापार का भी इनको लाभ मिल रहा था। तो इसलिए अवंती थोड़ा शक्तिशाली था। मगध के पास भी ये कच्चे जो लोहे के आयस्क थे, इनकी खाने इनके पास थी। और इसके अलावा जो हाथी थे, गज सेना इनकी बहुत सशक्त थी। उस समय जब तोप और बंदूक और गोले नहीं थे, तो गज सेना के सामने बाकी सेनाएं फेल हो जाती थीं। घोड़े और ये सब पैदल सब हाथी दौड़ा दो तो पैदल सेना अपने आप, उनके हाथ तलवार और भाले कोई मतलब नहीं होता था। तो हाथी अगर उनके ऊपर दौड़ा दिया जाए तो गज सेना बहुत सशक्त मानी जाती थी, मौर्यों की गज सेना। तो मगध ने इसी गज सेना और तलवारों या मगध से प्राप्त लौह अयस्क से बने उत्कृष्ट हथियारों की बदौलत ही ये सफलता पाई। और अवंती के पास भी थोड़ा बहुत ये जो लाभ था वो था, लेकिन मगध ने जब एक व्यापक क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, अपना संसाधन इकट्ठे कर लिए, तो अवंती को जीतने में सफल रहे और वत्स भी इनके अधिकार में आ गया। तो ये जो दो महत्वपूर्ण काम हुए, एक तो अवंती जीत करके, ये वत्स अवंती जीते तो वत्स भी मिल गया, ये दोनों जो शासक राज्य मिले इनको, ये मगध के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुए और मगध के साम्राज्यवादी विस्तार में एक मील का पत्थर ये साबित हुआ। इसके अलावा जो दूसरा इसने काम किया, राजगृह के अलावा इसने वैशाली को भी राजधानी बनाई। राजगृह के अलावा वैशाली को भी इसने राजधानी बनाई। वैशाली हम जानते हैं कि किसके समय में था। वैशाली ये अजातशत्रु ने जीता था, लिच्छवियों में फूट डाल करके वैशाली या लिच्छवियों को जीता था। लेकिन अभी भी लिच्छवी बहुत शक्तिशाली थे और इनका डर बना हुआ था, और लिच्छवियों या वज्र संघ पर कड़ी दृष्टि रखने के लिए वैशाली को राजधानी बनाना आवश्यक था, और इसने जो है वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। तो इस तरह से शिशुनाग ने ये जो महत्वपूर्ण कार्य किए, इसमें इसने इसकी जो मगध की जो सीमा थी, मगध की जो शक्ति थी, इसमें व्यापक वृद्धि की। और 394 ईसा पूर्व में 394 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई। 394 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा 394 ईसा पूर्व के बाद 394 ईसा पूर्व में इसका पुत्र कालाशोक शासक बना। कौन शासक बना? कालाशोक शासक बना। कालाशोक के समय में जो महत्वपूर्ण घटना घटी, इसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। पुनः राजधानी बनाया। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत का इसने आयोजन किया वैशाली में। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का इसमें 700 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। इसलिए इसे सप्तसदी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सप्तसदी। 700 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। इसी में भूलवश जो पिछले वीडियो मौर्य मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो पहली वीडियो थी, इसमें भूलवश जो है स्थिवर महासांघिक में जो बंटवारा था उसमें बता दिया गया पहली बौद्ध संगीत में, वो गलत है। इसके लिए हमें खेद है। इसमें इसमें जो है 2 भागों में बटा, क्योंकि 10 प्रश्न जो थे, 10 प्रश्नों पर दोनों कुछ लोगों को विवाद था, सहमत नहीं थे सभी, तो कुछ नए नियमों को शामिल करना चाहते थे। इस वजह से इसमें विवाद हुआ, तो 2 में बट गए, स्थिवर और महासांघिक। स्थिवर जो थे प्राचीन नियमों के समर्थक थे और महासांघिक कुछ परिवर्तन के इच्छुक थे। और
कालाशोक के समय में ये जो विभाजन हुआ ये बाद में चल करके स्थिवर जो है हीनयान और महासांघिक जो है महायान में, बौद्ध धर्म की जो महत्वपूर्ण शाखाएं थी हीनयान और महायान में ये परिवर्तित हुई। तो ये द्वितीय बौद्ध संगीत ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीत उसमें विनय पिटक सूत्र पिटक का जो प्रणयन हुआ था, संकलन हुआ था, और द्वितीय बौद्ध संगीत में ये स्थिवर और महासांघिक में ये परिवर्तन हुआ था। इसके बौद्ध संगीतियों के बारे में एक अलग वीडियो बनाया जाएगा जिसमें संपूर्ण जानकारी होगी, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये प्रसंग बस अगर आया है तो इसको बता दिया गया है। कालाशोक ने लगभग 22 वर्षों तक शासन किया, 22 वर्षों तक शासन किया, और लगभग 394 से 366 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। 366 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। 366 ईसा पूर्व में लगभग 28 वर्ष हो गए। 66 4 70 4 वर्ष ये 24 28 लगभग 28 वर्षों तक इसने शासन किया कालाशोक ने। इसके बाद इसके लगभग 10 पुत्रों ने शासन किया, जिसमें 8 जो अंतिम था वो महानंदिन था। इसके 10 पुत्रों में अंतिम महानंदिन था, जिसकी कालाशोक की जो हत्या हुई थी, कालाशोक की हत्या राजधानी बाहर घूमते हुए किसी ने जो है गले में छुरा घोंप कर हत्या कर दी थी, और ये संभवतः महापद्म नंद था। जो विवरण मिलता है, जो साक्ष्य मिलते हैं, वो संभवतः महापद्म नंद था जिसने हत्या की थी। उसके बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन किया, जिसमें अंतिम जो था नंदिवर्धन या महानंदिन था माना गया है। सैसुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन या महानंदिन, जो 366 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक इसके 10 पुत्रों का शासन रहा। 10 पुत्रों का, नंदिवर्धन या महानंदिन। तो इसके बाद महानंदिन के बाद 10 पुत्रों के बाद जो शासक हुआ, संभवतः ये महानंदिन के जो महापद्म नंद था, यही इन 10 पुत्रों का एक तरह से संरक्षक के रूप में इसने काम किया, और अंत में जो है खुद शासक बन बैठा, कालाशोक की हत्या करने वाला। इसके महापद्म अगला वंश है, जिसके महापद्म नंद जो था, महापद्म जो था वो अंतिम मगध का जो है अंतिम अगले वंश का संस्थापक बना, नंद वंश का, जिसने 344 से 323 ईस्वी तक शासन, ईसा पूर्व तक शासन किया। 344 से 323 ईसा पूर्व तक ये है नंद वंश। इसका पहला शासक जो था महापद्म नंद था। महापद्म नंद के बारे में जो पुराण है, इसे महापद्म कहते हैं। पुराणों में से महापद्म कहा गया है, जबकि बौद्ध साहित्य में इसे उग्रसेन कहा गया। बौद्ध साहित्य में से उग्रसेन कहा गया है, और पुराणों में से इसकी जो उत्पत्ति बताई गई है, इसमें महानंदिन जो था, महानंदिन के यहाँ देखिए, ये जो शासक था महानंदिन, इसके शूद्रा, नंदिन के शूद्रा स्त्री के गर्भ से, यानी महानंदिन के जो शूद्र पत्नी थी एक, उससे उत्पन्न बताया गया है। शूद्रा पत्नी के गर्भ से उत्पन्न बताया गया, उत्पन्न बताया गया। परशिष्ट परमन एक जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथ है परशिष्ट पर्वन। इसमें से नापित पिता का पुत्र कहा गया है। नापित पिता का पुत्र। इसकी जो है, इसके विदेशी स्रोत भी इसकी
पुष्टि करते हैं। विदेशी स्रोत है, विदेशी स्रोत इसकी पुष्टि करते हैं। विदेशी स्रोत मतलब कर्टियस एक लेखक था, यूनानी लेखक था, यूनानी लेखक था। उसने लिखा है कि इसकी जो इसका पिता था महापद्म नंद का नाई था और ये बहुत सुंदर था, और तत्कालीन राजा की जो रानी थी उससे प्रेम होने पर उसने जो है, जब उससे प्रेम हो गया तो उसने अपने वृद्ध राजा की हत्या कर दी और वो शासक बन बैठा। अंत में इसने, उसके पिता ने, नापित पिता ने, नाई पिता ने राजकुमारी की भी हत्या कर दी और पूरी तरह से शासक बना, और शासक बनने के बाद उसी का पुत्र ये महापद्म नंद था। तो इस तरह से कई कहानियाँ महापद्म नंद के बारे में। ये महापद्म नंद मगध का अब तक का सबसे शक्तिशाली शासक था। मगध का अब तक का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने इसे कलिकांश, परशुराम का अवतार, कहा गया है। इसे कलिकांश कहा गया, परशुराम का सर्वछत्रांतक कहा गया है। मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। कलिकांश, परशुराम का अवतार, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार कि ये किसे कहा गया है, तो ये महापद्म नंद को कहा गया है। महापद्म नंद जिसने नंद वंश की स्थापना की थी। इसने एक जो अपने पिछले वंश से, पूर्ववर्ती वंश से जो इसको एक साम्राज्य प्राप्त हुआ था, ये राज्य प्राप्त हुआ था, इसे राज्य कहेंगे, अभी तक वो राज्य की स्थिति में था, इसको इसने साम्राज्य में परिणित करने का श्रेय महापद्म नंद को है। महापद्म ने धन का संग्रह इसके समय में पूरा बहुत व्यापक मात्रा में धन का संग्रह किया, और इसने जो है लगभग वहाँ के 10 राजाओं को, उस समय के 10 राजाओं पर इसने इसको अपने अधीन किया। जैसे इक्ष्वाकु, ये वर्तमान अयोध्या के शासक जो थे, अयोध्या के शासक, कौशेय काशी के शासक, इसके अलावा काशी के शासक के अलावा कौशेय काशी के शासक, इसके अलावा हम देखते हैं कि पांचाल, सूरसेन, बीतिहोत्र, है कलिंग। यहाँ बीतिहोत्र और है अवंती के क्षेत्र थे। ये दक्षिणी अवंती का क्षेत्र था, इसकी महिष्मती केंद्र था, इसका उज्जैन केंद्र था बीतिहोत्र का। कलिंग, इस तरह से इसने 10 लगभग उत्तर भारत के समस्त राज्यों को जीत करके इसने एक व्यापक साम्राज्य का निर्माण किया, और उस व्यापक साम्राज्य, एक ऐसे व्यापक साम्राज्य की नींव रखी जो मौर्य शासक चंद्रगुप्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। जो साम्राज्य प्राप्त हुआ मौर्य शासक चंद्रगुप्त और चाणक्य को, इस वजह से ये एक व्यापक क्षेत्र की वजह से, व्यापक धन की वजह से, जो इसके क्षेत्र में संग्रहित हो गया था, महापद्म नंद के समय में जो संग्रहण हो गया था धन का, उसका बहुत प्रभाव पड़ा। और इन्होंने उस धन और साम्राज्य को जो इन लोगों ने इकट्ठा किया था, उसको व्यापक, उसका पूरा प्रयोग किया, उसका उपयोग किया और एक व्यापक साम्राज्य निर्माण में सफल रहे। जो इसके महापद्म नंद के जो पुत्र थे, 8 पुत्रों में जो अंतिम था वो घननंद था। 8 पुत्रों में अंतिम जो है घननंद था। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो घननंद ही शासन कर रहा था। घननंद के बारे में कहा गया है कि धननंद, ये धननंद धन का बहुत ही व्यसनी था। इसने 80 करोड़ की संपत्ति गंगा नदी के पास पर्वत की गुफा में छिपाई थी। इसके अलावा तमाम सारे टैक्स लगाए, और बहुत सारे टैक्सों का उसका जो है व्यापक, और इसके अलावा इसने व्यापार वाणिज्य पर भी नियंत्रण करने का प्रयास किया। पश्चिम के साथ उसका व्यापार था, वो पश्चिम के साथ जो शासक थे पश्चिम के, उनके झगड़ों में मध्यस्थता करने की भी ये अपनी लालसा रखता था। लेकिन इस टैक्स और धन संग्रह के चक्कर में
इसने अपनी जो है लोकप्रियता खो दी थी, और इसी अलोकप्रियता का फ़ायदा उठा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व के आसपास चाणक्य के साथ मिलकर के इस वंश का उन्मूलन कर दिया और एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और हमारा अगला वीडियो जो होगा मौर्य वंश का प्रारंभिक स्थिति के बारे में होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।